सीनियर लीडर डीपीएपी। चिप साहब, आप दोनों का स्वागत हम करते हैं। सोहेल काजमी साहब आपका भी और चिप साहब का भी। चिप साहब, पहले आपके पास आना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि डीपीएपी एक ऐसे वक्त में जब चुनाव के बिल्कुल दहाने पर खड़ी है, कश्मीर के 3 वादियों में अभी जो इंतखाबात होने हैं, जम्मू भी बाकी है, एक तरफ तो आरोप यह लगता रहा कि कहीं ना कहीं ये जो है बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, जो एनसी और पीडीपी वाले कहते रहे थे। दूसरी तरफ गुलाम नबी आज़ाद ने जो है, अब पहले उनका नाम आया कि अनंतनाग से चुनाव लड़ेंगे, फिर कदम पीछे हटा लिए। अब इस सीट पर, श्रीनगर पर, आमिर भट्ट के नाम को आपकी पार्टी ने जो है वो अनाउंस कर दिया है। मैं चाहूंगा कि आप शुरुआत करें कि ये कदम कैसा है। देखिए, ऐसा है, 10 साल से पहले तो मैं जी हमारे साथी जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उनको आदाब कहता हूं, सोहेल जी को और आपको भी। और सबसे बड़ी बात है, आपने जिक्र किया कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का नाम आया था और उन्होंने पता नहीं किस लिए पीछे हटा लिया। देखिए, पार्टी के लोग, हम लोग चाहते थे कि आज़ाद साहब चुनाव लड़ें, सब पार्टी के लोग चाहते थे। उसकी वजह यह थी कि आज़ाद साहब, खासकर जो अनंतनाग राजौरी सीट है, जो पहली बार बनी है, जिसमें ये कश्मीर को जम्मू से जोड़ती है बाया मुगल रोड, और आज़ाद साहब जब यहाँ के वजीर आला रहे तो आज़ाद साहब ने की जो कारकर्दगी थी वो इसकी सराहना सब लोग करते थे, चाहे वो कश्मीर हो चाहे जम्मू हो। और इसीलिए जो उन्होंने पार्टी भी बनाई वो जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए बनाई, और हम चाहते थे कि आज़ाद साहब चुनाव लड़ते। लेकिन उन्होंने एक नौजवान को, एक एडवोकेट सलीम परे साहब को मैदान में उतारा इस सीट पर जी। और अब ये जो फैसला किया हमने श्रीनगर सीट पर, वो इसलिए इसमें भी हमने एक यंग मैन जो आमिर अहमद भट्ट है जी, नौजवान हैं, और इसलिए एक यंग आदमी को सीट दी गई है, क्योंकि यहाँ हमारे नौजवानों के बहुत से मसाइल हैं जम्मू कश्मीर में। देखिए, सरकार तो बहुत बड़ा क्लेम करती है, और सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी ने ना तीनों सीटें जो कश्मीर की हैं, किसी पर भी वो अपना उम्मीदवार नहीं उतार सकी। और हमने आमिर अहमद भट्ट को जो भी उम्मीदवार बनाया है, हाँ। वो इसीलिए कि आज़ाद साहब की बैकग्राउंड और नौजवानों में बेरोजगारी है, यहाँ बहुत से मसले हैं, और हम चाहते हैं कि आमिर भट्ट जैसा नौजवान पार्लियामेंट में जाएगा जी, और वो जम्मू कश्मीर के जो मसाइल हैं उनके लिए लगातार लड़ाई लड़ेगा, मजबूती से लड़ेगा, और यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों का भला होगा जी। तो क्या ये माना जाए कि श्रीनगर जो सीट है, खास तौर से इस पे कहीं ना कहीं मतलब जो नौजवान की जो बात हो रही है, अभी आप देखिए वहीदुर रहमान परा जो है, उनको भी आप नौजवान ही मानेंगे, वो भी श्रीनगर सीट से हैं। तो हाँ, ठीक। तो कितनी उम्मीद है, चूंकि काफी और भी अच्छे इसमें, अभी देखिए जो रोहुल्ला साहब को खड़ा किया है वहां से श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उन्हें भी आप नौजवान कैटेगरी मानेंगे। तो क्या ये श्रीनगर की सीट ये जो है नौजवानों के बीच का दंगल है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं रोहुल्ला साहब को भी जानता हूं, वो मेरे साथ कैबिनेट में कुलीग रहे जी, और वहीद परा जी भी यंग हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि सिचुएशन को देखते हुए, जैसे देखिए हमारी एक नई पार्टी है, हमारी जो डीपीएपी है वो आज़ाद साहब ने 1.5 साल पहले इसका गठन किया, ये बड़ी पुरानी पार्टी नहीं है जी। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जो सोच आज़ाद साहब लेके आए थे कि यहाँ हमारी यूटी जो है इसको फौरन स्टेट बनना चाहिए, स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए जी। यहाँ के जो हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को रोजगार है वो सेफ रहने चाहिए, हमारी जमीनें सेफ रहने चाहिए। तो मेरा कहने का मकसद है कि इस चीज को सामने रखते हुए हमने श्रीनगर में अपना उम्मीदवार उतारा है, और एक सही उम्मीदवार उतारा है जो मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट में जाकर के जम्मू कश्मीर के लोगों की सही रहनुमाई करेगा। चलिए ठीक है, चिप साहब आप हमारे साथ बने रहें।
और काजमी साहब, आपको थोड़ा सा और इंतजार कराऊंगा मैं। पीडीपी के जो मेहमान हैं उनसे पहले एक रिएक्शन ले लूं, फिर आपके पास आता हूं एनालिसिस के लिए। पीडीपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोहित शर्मा, स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के। सोहित, आपका इस्तकबाल करते हुए मेरा सवाल यह है कि जो श्रीनगर की सीट है वो काफी दिलचस्प होती जा रही है। इसमें जो है नौजवान कैंडिडेट्स हर तरफ से नजर आने लगे हैं, तो क्या माना जाए ये श्रीनगर की सीट अपने आप में कितनी मुख्तलिफ है? क्या ये सब कुछ ऐसा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूंकि इस डिलिमिटेशन के बाद इसकी थोड़ी हैयत बदल गई है तो सब लोग जो है वो इसे कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस पर इसको लेकर चल रहे हैं सारी पार्टियां? देखो, बात ऐसी है, श्रीनगर की सीट जो है वो अपने में ही एक बहुत महत्व रखती है। हमारी पार्टी में जो हमारे वीर क्रांति लीडर वाहिद पारा जी जिन्होंने 3 साल जेल में रहकर बहुत टॉर्चर सहन किया और आज उनके परिवार के 2 सदस्य की डेथ हो गई, और ये सब कश्मीर के लिए ही इन्होंने सब कुछ किया। तो यही क्रांतिकारी नेता हमारी पार्टी में, हमें फक्र है कि ये क्रांतिकारी नेता आज पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, और हमें फक्र है कि हमारी हाई कमान ने वाहिद पारा साहब को चुना है श्रीनगर सीट के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि श्रीनगर के नौजवान वाहिद पारा साहब के साथ रहेंगे, और आने वाला समय वाहिद पारा साहब पार्लियामेंट में अच्छी आवाज लेकर नौजवानों की बात करेंगे। चलिए, अब फर्स्ट राउंड आपसे मैंने ले लिया है। अब सुहेल काजमी साहब के पास चलते हैं। सुहेल काजमी जी, मेरा सवाल इस सीट को लेकर के है। श्रीनगर की सीट पर एक चीज देखने को मिल रही है कि लगभग तमाम पार्टियों ने एक नौजवान चेहरे को सामने लाया है, चाहे वो वहीद रहमान परा हो या फिर आमिर भट्ट हो या रोहुल्ला हो, और भी जो भी नामजाद जो बड़ी पार्टियों के खासतौर से सोकॉल्ड। कैसे देखते हैं आप इस चीज को? क्यों आखिर फारूक अब्दुल्ला ने जब पिछली बार इस सीट पर जीत हासिल की थी तो क्यों नहीं इस बार एनसी ने उन्हें ही मैदान में उतारा? जी सुहेल साहब। देखिए, अगर आप टोटलिटी देखें, पहले तो चिप साहब को गुड आफ्टरनून, आदाब, टीडीपी के स्पोक्स पर्सन को और आपको भी सलाम करता हूं मैं। दूसरा ये है कि अगर बीजेपी ने एक पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज करने का सोच रखी है जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू कश्मीर में, भारत की बात नहीं करूंगा, लास्ट मोमेंट तक वो रजौरी पुंछ की और अनंतनाग की सीट पे पहाड़ियों को स्टेटस देने के बावजूद भी और सबके साथ बातचीत करने के बावजूद भी वो अपना कैंडिडेट नहीं उतार पाए। तो अगर बीजेपी का ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज करने का एक तरीकाकार है, तो मुझे लगता है आजाद साहब भी एक दिग्गज पॉलिटिशियन हैं, सत्ता के गलियारों में 50 साल से हैं, और वो एक बाइंडिंग फोर्स थे एज ए कैंडिडेट बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर, जो 2.5 सीटें बोलता हूँ, जम्मू प्रोविंस को और जम्मू कश्मीर प्रोविंस को, वो अगर कैंडिडेट होते और वो जीतते तो वो जो एक गैप बिटवीन जम्मू और कश्मीर बढ़ रहा है पिछले कुछ सालों से, वो कम से कम उसको उस गैप को ब्रिज अप करते। लेकिन अब फाइनली वो बैकआउट हो गया और उन्होंने कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। अब ये नैरेटिव, जो पॉलिटिकल नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी सेट कर रही थी कि इलेक्शन, देखिए ये वो कश्मीर है जहां इलेक्शन में वोट डालने के लिए लोग डरते थे, ये वही कश्मीर है जहां आज जो है 20-20, 25-25 कैंडिडेट जो हैं पार्लियामेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो फिजा बदली है, और उस फिजा में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर अपने नौजवान कैंडिडेट्स को उतारती है, और मैं समझता हूं वो बहुत अच्छा एक गेस्चर है टुवर्ड्स द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि ये नौजवान जो है ये ज्यादा अच्छी रहनुमाई कर सकता है, क्योंकि किसी भी जी जो सत्ता के गिरोह में काम करें तो उनकी डिलीवरेंस कंपैरेटिवली ज्यादा रहती है। तो इस बड़े दिल का मुजाहिरा जो है वो पीडीपी भी कर रही है वाहिद पारा साहब को लेके, और खुद वो लड़ रही है इलेक्शन वहां से उस कॉन्स्टिट्यूंसी से, पुंछ अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी। आजाद साहब ने भी टाइमली, देखिए अगर आप सोचते रहेंगे तो फिर आप सोचते रहेंगे और बीजेपी की तरह कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर पाएंगे। तो ये टाइमली जो कैंडिडेट अनाउंस कर दिया और उसकी नोटिफिकेशन कर दी, दिस इज अ गुड साइन फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशली आजाद साहब की पार्टी। चलिए, आपका सिग्नल थोड़ा फ्रीज हो रहा है सुहेल साहब, हम यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस लौटेंगे चिप साहब, और आप भी हमारे साथ बने रहें, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
दिल्ली के गाजीपुर में धक्का कूड़े का पहाड़, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आसपास के लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत। श्रीनगर में धधक रहे हैं कई जंगल, आग लगने से लाखों की वन संपदा खाक। जंगलों की आग से निपटने की पूरी कोशिश। विकासनगर की कैनाल बाईपास रोड खस्ता हाल, 3 साल से बाईपास रोड जर्जर, लोगों को आवाज। तो आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जेके इस पर प्योर पॉलिटिक्स, और आज हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि जो श्रीनगर की सीट है उस पर लगभग पार्टियों ने जो अपने उम्मीदवार अब उतार दिए हैं, और ये देखा जा रहा है कि श्रीनगर सीट पर जो भी कैंडिडेट है वो सब ये कह रहे हैं कि नौजवानों पर भरोसा कर रहे हैं, नौजवानों पर भरोसा कर रहे हैं, चाहे वो हैदुरमान पर्रा हो, चाहे वो रोहल्ला हो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए के उम्मीदवार, चाहे फिर अब आमिर भट्ट हो डीपीएपी की तरफ से। तो चर्चा हम इसी बात को लेकर है कि क्या श्रीनगर सीट जो है एक चूंकि डिलिमिटेशन के बाद चूंकि इसकी हैयत बदली है, तो क्या इसके वजह कर कहीं ना कहीं ये एक एक्सपेरिमेंट से गुजर रहा है। चिप साहब, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। मेरा सवाल आपसे यही होगा दोबारा कि क्या श्रीनगर सीट जो है डिलिमिटेशन के बाद इतना कुछ बदल गया है कि पार्टियों का ऐसा लगता है कि शायद बहुत ज्यादा भरोसा नहीं दिख रहा है कि वो किसी पार्टी को वहां से जीत हासिल हो ही जाए। देखिए विशाल साहब, एक चीज तो पहले सोहेल काजमी साहब ने कहा है कि फिजा बदली है कि आज बहुत से कैंडिडेट सामने आ रहे हैं जी। मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है। पहला मैं बीजेपी को ये पूछना चाहता हूँ कि जो इस चीज का दावा करते हैं, और हमारे माननीय गृह मंत्री ने बार बार ये कहा है जी कि हम जम्मू कश्मीर की 5 सीटें लड़ेंगे और 3 सीटें कश्मीर की लड़ेंगे, उसमें मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या नैरेटिव सेट करने के लिए उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा और किसी दूसरी छोटी पार्टी का सहारा लेकर के उन्होंने अपना उनको मदद करना चाहते हैं। पहली बात तो ये है जी। और इसमें खासकर जो हमारी डीपीएपी है, कुछ लोग जो दूसरी पार्टियों के ये अम्बल इल्जाम लगाते थे कि हम तो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आज ये साबित हो गया कि डीपीएपी जो है वो इंडिपेंडेंट सोच की पार्टी है। गुलाम नबी आजाद साहब की सोच बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। हम अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती है, मैं कहता हूं कि बीजेपी के लिए कि इतनी बड़ी नेशनल पार्टी और इतने बड़े बड़े दावा करती है बीजेपी, लेकिन बीजेपी अपना कश्मीर श्रीनगर में कैंडिडेट भी नहीं उतार सकी। ये बड़ी एक अजीब सी बात है। ठीक है चिप साहब, हालांकि बीजेपी से हमारे पास इस वक्त कोई नहीं है इस पैनल में फिल वक्त, लेकिन मैं इसका जवाब सोहेल काजमी साहब से भी लूंगा और सोहेल शर्मा जी से ही पूछूंगा कि इसकी वजह क्या हो सकती है। वो अगर बीजेपी ने ऐसा किया तो क्या कारण है। नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है विशाल साहब जी। विशाल साहब, ये मामूली बात नहीं है। ये जो इधर उधर दावे करते थे और फिर अब इन्होंने एक चोरों की तरह छुप करके किसी को हम जी उसको मदद करेंगे उसको मदद करेंगे। ठीक है, आपने एसटी स्टेटस पहाड़ियों को दिया, हम इसका स्वागत करते हैं। हम इसका भी स्वागत करते हैं कि जो हमारे गुजर बकरवाल भाई थे, हमने ये कहा था आजाद साहब ने और हम सब ने कहा है कि उनके स्पेशल स्टेटस में कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। बेशक आपने पहाड़ियों को स्टेटस दिया है, तो किस किस्म का नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया, बड़ी हैरानगी की बात है। और लेकिन हम बात कर रहे हैं श्रीनगर सीट पर, तो हमने श्रीनगर सीट पर, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमारे लिए श्रीनगर की सीट बहुत इंपॉर्टेंट है और नौजवानों के मसाइल इस समय हमारी यूटी में इतने ज्यादा हैं कि हमने इसीलिए एक नौजवान को आगे किया है जो पार्लियामेंट में जाकर के जम्मू कश्मीर के लोगों की सही रहनुमाई करेगा और खासकर नौजवानों की रहनुमाई करेगा और हमारे इन नौजवानों के मसले जो हैं वो उनका समाधान होगा। सोहेल साहब, क्या लगता है आपको, क्या वजह रही होगी? आप भी इस पर थोड़ा हैरत का इजहार कर रहे हैं और मैं सोहेल जी से ही पूछूंगा इस पर। सोहेल साहब, क्यों आखिर ऐसा हुआ होगा कि बीजेपी ने, जो चिप साहब सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी ने आखिर क्या मंशा है, नैरेटिव क्या सेट करना चाहती है कश्मीर में, ये कहते हुए कि सब कुछ बदल गया, तरक्की की राह पर कश्मीर, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, इतने नहीं बल्कि इतने लाख करोड़ जो है टूरिस्ट आ गए, सुविधा बदल गई, तो फिर कैंडिडेट नहीं देने के पीछे वजह क्या है? लेकिन उनके पास कैंडिडेट नहीं है कश्मीर के लिए। कश्मीर के लिए 3 सीटों पर कोई कैंडिडेट नहीं उनके लिए। तो मेरी आवाज आई है? जैसे बदकिस्मती है। जी जी। चिप साहब, मेरा सवाल सोहेल काजमी साहब से है। मैंने आपको सुना और आपके सवाल को मैं उनके पास लेके जा रहा हूं। सोहेल काजमी साहब जी। सोहेल साहब,
प्लीज। देखिए सर मैं पहले भी कह चुका हूं कि पूरे करते। हाँ जी, सोहेल साहब जी सर। का सिग्नल आज उनका साथ नहीं दे रहा है। चलिए, मैं पीडीपी के जो हमारे साथ इस पर हिंदू मौजूद और है शोहित मुस्लिम शर्मा जी। शोहित जी, मैं आपके पास वोटर्स की आता बात करते हैं। हूं, आप रिकनेक्ट कर लें एक बार प्लीज, आप रिकनेक्ट कर लें, फिर आपसे बात हो पाएगी प्रॉपरली। शोहित जी, मेरा सवाल आपसे है, ये जो सवाल उठ रहा है कि सब कुछ यानी कि तारीफ के हर जुमले इस्तेमाल करने के बाद, लेकिन एक पार्टी जो ये कहती है कि हमने या इतना कुछ तब्दील हो गया, यहां पर सब कुछ बेहतर हो गया, तो फिर वो पार्टी हिम्मत क्यों नहीं कर पा रही कैंडिडेट देने के? ये जो सवाल उठा रहे हैं, चिप साहब उठा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। आप बीजेपी नहीं है, माफ कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपसे मैं जवाब इसलिए, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये किस तरह की सियासत है, पीडीपी का इस पर रिएक्शन कैसा है, ये जानना चाहता हूं। वैसे साहब बात ऐसी है कि जो हालात जम्मू कश्मीर में बने हैं 5 अगस्त 2019 के बाद से, यहाँ पर जिस तरह से रजौरी में डांगरियों का हिंदू का नरसंहार हुआ, जिस तरह से डेली वेजेस रो रहे हैं, जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है, अरे इनमें इतना विश्वास होता तो ये असेंबली के इलेक्शंस करवाते, इनमें इतना विश्वास होता तो ये कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस करवाते और पंचायत के इलेक्शंस करवाते, लेकिन इनमें विश्वास रहा नहीं है, क्योंकि इनको मालूम चल गया है कि जम्मू कश्मीर की जनता हमारे साथ नहीं है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, कश्मीर में तो ये आगे आए नहीं, आज जाके जम्मू बचा है, तो जम्मू में मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू की जनता वो रहेगी। आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, सोहेल साहब, अब आपके पास फिर से एक बार कोशिश करते हैं, शायद आपने रिकनेक्ट कर लिया है। सोहेल काज़मी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं जो सवाल चिप साहब उठा रहे हैं, इसका चूंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट है, तो मैं आपसे ये जवाब चाहूंगा कि आप कैसे इस सवाल का जवाब देंगे, इसमें क्या कैसे एनालिसिस करेंगे इसका? देखिए सर, पहले भी हमने बहुत बार डिबेट की और उसमें यही कहा कि पुंछ अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो नई डिलिमिटाइज हुई है, उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन 95% है। मुस्लिम कैंडिडेट ही नहीं आपके पास, मुस्लिम चेहरा ही नहीं आपके पास। और जहां तक कश्मीर की बात है, भारतीय जनता पार्टी के रैलीज में तो लोग दिखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ वो क्रेडिबल लोग जुड़े ही नहीं कश्मीर में, जो इलेक्शन का चेहरा बन सके। और जो आप देखिए, जो लोग पहले एनसी में थे, फिर कांग्रेस में थे, फिर आजाद साहब की पार्टी में थे, फिर जनता दल में थे, वो सब लोग जो हैं वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं। और इलेक्शन लड़ना कोई आसान बात नहीं है। पॉलिटिशियन जो है एक दिन में नहीं बना जाता, उसके लिए बड़ा ग्राउंड वर्क और बड़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो संभावित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई वैसा फेस नहीं है कश्मीर में जो इलेक्शन की रणभूमि में उतर सके। अब आप किसको खड़ा करते हैं फॉर द नेम से आप खड़ा कीजिए, लेकिन क्रेडिबल चेहरे अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास कश्मीर में नहीं है। दिस इज एन एडमिटेड फैक्ट। जी, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आरिफ चिप साहब आपका, सोहेल शर्मा जी और सोहेल काज़मी जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया इस खास मौजू पर अपनी बात रखने के लिए। तो दरअसल श्रीनगर सीट पर जो कि अब डीपीएपी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, और ये बड़ा अच्छा इत्तेफाक ये देखा जा रहा है कि चाहे वो डीपीएपी के कैंडिडेट हो, चाहे एनसी के कैंडिडेट हो, या फिर पीडीपी कैंडिडेट हो, सब के सब जो है वो नौजवान हैं। तो नौजवानों के नाम पर पार्टियां बातें तो कर रही थी, और जो उम्मीदवार के तौर पर उठा रहा है उन्हें भी नौजवान के तौर पर उतारा है। अब देखना होगा कि ये जो तजुर्बा है कितना कामयाब रहता है। और एक और अहम खबर आपको अभी इस वक्त दे दें, अल्ताफ बुखारी यानी अपनी पार्टी के जो सरबराह हैं अल्ताफ बुखारी कर सकते हैं बड़ा ऐलान। श्रीनगर में 4:15 बजे आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐलान करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत तरह की बातें इस बीच गश्त होती रही हैं। एक तो बात ये गश्त कर रही थी कि सज्जाद लोन ने जो कहा था, कि सज्जाद लोन ने कहा था कि हम अपनी पार्टी के कैंडिडेट अगर होगा तो मैं उसे ऑफर करूंगा, वो अभी हमें जो है हमारी मदद करें हमारी बारामूला सीट पे। तो ऐसी कई तरह की बातें हैं। या फिर ये कि अल्ताफ बुखारी जो है वो और कुछ कैंडिडेट का अनाउंस करने वाले हैं। अल्ताफ बुखारी कर सकते हैं आज बड़ा ऐलान। श्रीनगर में 4:15 बजे है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुखारी कर सकते हैं ऐलान। अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सरबराह हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया।
हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर रईस मागरे। रईस, क्या उम्मीदें हैं? आपको सोर्सेज क्या बता रहे हैं? क्या ऐलान करने जा रहे हैं आज अल्ताफ बुखारी? क्या किसी से कोई अलायंस के बारे में कुछ अनाउंसमेंट होगी, या फिर ये कि कैंडिडेचर के बारे में कुछ बातें होंगी? रईस मागरे से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पाया। हम कोशिश कर रहे हैं अपने रिपोर्टर से जुड़ने की। फिलहाल आपको बताएं कि अल्ताफ बुखारी जो अपनी पार्टी के सरबराह हैं, अल्ताफ बुखारी आज करीब 4:15 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि सियासी नुक्ते नज़र से, चुनावी सियासी नुक्ते नज़र से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी अहम हो सकती है। कुछ अहम खुलासे, कुछ अहम ऐलानात वो कर सकते हैं। वो ऐलानात क्या हो सकते हैं, सवाल यही है जिसको लेकर हम अपने रिपोर्टर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सोर्सेज क्या बता रहे हैं, क्या उन्हें पता चल पाया है, क्या नहीं। अगर ये बड़ा ऐलान अगर है तो वो ऐलान क्या है? क्या वो अलायंस के मुतालिक कोई ऐलान करने जा रहे हैं? क्योंकि सज्जाद लोन ने इससे पहले एक बात कही थी, बीच में एक बात ये भी आई थी, डीपीएपी की तरफ से भी कुछ उनके प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारी कोशिश चल रही है कि हमारा अपना एक इत्तेहाद बने, जिसमें ऐसा समझा जा रहा था कि उसमें जो है अपनी पार्टी होगी, उसमें जेकेपीसी होगी, उसमें डीपीएपी भी होगी, और कुछ छोटी पार्टियां होंगी। तो क्या उस हवाले से कोई बात आज होने जा रही है, वो ऐलान करने जा रहे हैं, या फिर ये कि कुछ सीटों पर अगर उनको उम्मीदवार और खड़े करने हैं तो इस पर नज़र रहेगी। हमारी कोशिश है कि हम अपने रिपोर्टर से जुड़ें और उनसे जानने की कोशिश करें। रईस, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? रईस, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मैं ये बताएं, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है अपनी पार्टी की, क्या आपको सोर्सेज क्या बता रहे हैं? क्या खास ऐलान हो सकता है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्या बताने जा रहे हैं अल्ताफ बुखारी? हाँ, बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद है अपनी पार्टी के ऑफिस में ही, और ये सोर्सेज के मुताबिक यहाँ पे अभी जो है राजपुरा के जो फॉर्मर एमएलए हैं पुलवामा के, उन्होंने यहाँ पे अपनी पार्टी ज्वाइन की है, और अभी यहाँ पे ज्वाइनिंग जा रही थी, तो हम यहाँ पे बिल्कुल मौजूद थे। और इसके साथ साथ अल्ताफ बुखारी से भी हमारी बात हुई, वो अभी अपने वर्कर्स को जो है यहाँ पे संबोधित कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो टाइमिंग पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की 4:15 थी, अब वो 3:45 हो गई, यानी 3:45 बजे जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और माना जा रहा है कि इसमें कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है वो सपोर्ट को लेके, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस तरह से कुछ दिन पहले यहाँ पे सज्जाद लोन ने भी कहा था कि अपनी पार्टी से वो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी सपोर्ट की, तो हो सकता है कि उस बारे में जो है वो यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट हो, उसकी यहाँ पे कोई जो है वो संभावना है, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ और भी जो है अपनी पार्टी जो है कि क्या उनका आगे लाया रहेगा, किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे, कौन कौन पार्टी को लेके वो साथ चलेंगे, इन तमाम चीजों पे जो है वो आज क्लियरिटी मिल सकती है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इसलिए इसको अहम माना जा रहा है, क्योंकि आगे का जो रोड मैप है, जो आगे का लायबल है, किस तरह अपनी पार्टी जो है वो चुनाव में आगे बढ़ेगी, तो उस तब पे जो है वो आज वो अल्ताफ बुखारी जो है जो पार्टी प्रेसिडेंट है, वो आज रोशनी डालने वाले हैं। और यही वजह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। क्या जेकेपीसी को अपनी पार्टी सपोर्ट करेगी, क्या अपनी पार्टी किन पार्टियों के साथ आगे चलेगी, इस तमाम पे जो है वो बात होगी, और आज एक इस पे क्लैरिटी आएगी कि किस तरह से अपनी पार्टी चुनाव में आगे बढ़ेगी। जी रईस, बहुत शुक्रिया आपका रईस तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक खबर है जो चुनावी सियासी नुक्ते नज़र से अहम है। 4:15 बजे आज अल्ताफ बुखारी जो अपने बल्कि वक्त में कुछ तब्दीली है, शायद 15-20 मिनट पहले की बात है, वो हो सकता है कि 4 बजे से पहले ही उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, 3:45 के आसपास। तो अल्ताफ बुखारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या ऐलान करेंगे ये तो अब जब वो कॉन्फ्रेंस में तभी पता चल पाएगा, लेकिन चर्चा बहुत तरह की है। इसमें हो सकता है कि कैंडिडेट का अनाउंसमेंट या फिर अलायंस से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें वो कह सकते हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खराब सड़क बनी हादसों के सबब। फिरोजाबाद में खेत में लगी आग, 3 बीघा गेहूं फसल जलकर हुई राख, पीड़ित ने लगाई मदद की गुहार। अमरोहा में लुटेरे गले की चेन लूटकर फरार,